अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Assalamu alaikum students, hope you all are doing well. As you all know student, we had completed chapter number 4 in our previous video, and in today's video we'll be starting chapter number 4, which name is food and diet. So student, in this chapter food and diet, we'll be discussing bacteria and food and different types of bacteria, tips to prevent food poisoning. So let's start the very first topic. So students, nutrition is a study of food and diet. Meet the Scottish doctor James Lind, who was one of the pioneers in this field. About 300 years ago, he discovered a simple cure for a terrible disease called scurvy, lemon juice. So students, basically जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन एक फील्ड है, न्यूट्रिशन जो है एक क्या कहते हैं ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं फूड एंड डाइट के बारे में कि क्या क्या खाने हैं और किस किस तरह से जो हमारी डाइट है उनमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और किस तरह से हम अपनी डाइट को जो है प्रॉपर बना सकते हैं। मीट द स्कॉटिश डॉक्टर, एक आपके पास एक आपको स्क्रीन पे पिक्चर शो हो रही होगी, वो एक स्कॉटिश डॉक्टर हैं जिनका नाम है जेम्स, जो कि इस फील्ड के एक बहुत ज़्यादा माहिर थे इस फील्ड में 300 साल पहले। और इन्होंने क्या डिस्कवर करा था, इन्होंने डिस्कवर करा था एक टेरेबल डिज़ीज़ का क्योर, यानी कि एक डिज़ीज़, एक बीमारी का उन्होंने इलाज निकाला था। जो बीमारी थी वो कौन सी थी, वो बीमारी थी स्कर्वी थी, और उसका उन्होंने इलाज क्या निकाला था, लेमन जूस निकाला था। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि स्कर्वी जो एक डिज़ीज़ है वो है क्या असल में। So students, scurvy is a state of dietary deficiency of vitamin C. The human body lacks the ability to synthesize and make vitamin C, and therefore depends on exogenous dietary sources to meet vitamin C needs. The body pool of vitamin C can be depleted in 1 to 3 months. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, स्कर्वी एक डिज़ीज़, एक बीमारी है। उसमें होता क्या है, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें विटामिन सी की बहुत ज़्यादा डिफिशिएंसी हो जाती है। डिफिशिएंसी मींस कमी, विटामिन सी की कमी हो जाना। तो ह्यूमन बॉडी की जो एक एबिलिटी है कि वो सिंथेसाइज करे, मेक करे विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी बनाए, वो एबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। तो इस सूरत में इंसान में विटामिन सी की कमी होने लगती है। अब स्कर्वी जो है उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। So, scurvy is the name for a vitamin C deficiency. It can lead to anemia, spontaneous bleeding, pain in the limbs and especially the legs, swelling in some parts of the body, and sometimes ulceration of the gums and loss of teeth. Scurvy has been known since ancient Greek and Egyptian times. So students, अब जो हमारे पास स्कर्वी एक डिज़ीज़ है उससे क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। स्कर्वी मैंने आपको जैसे बताया कि स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, जब हमारी बॉडी विटामिन सी जो है वो नहीं बना सकती। जब कभी भी हम लोग हमारे पास ऐसी डिज़ीज़ हो जाए, स्कर्वी की डिज़ीज़ हमारे इंसान में पाई जाए, तो क्या होता है, उनमें एनीमिया हो जाता है, ब्लड की जो है बहुत ज़्यादा कमी होना शुरू हो जाएगी। जो हमारे लिम्स वगैरह हैं, हाथ पाँव वगैरह जो है उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगा, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर कभी भी आपको कहीं चोट लगेगी तो ब्लड जो है वो इतना इस काबिल नहीं
होगा या उसकी एबिलिटी इतनी नहीं होगी कि वो वहाँ क्लॉट कर सके और ब्लीडिंग रोक सके। तो स्पॉन्टेनियस जो है इंसान को ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा ज़्यादा डेफिशिएंसी सिवियर हो जाए तो जो हमारे पास टीथ और गम्स वगैरह हैं, गम्स से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है और जो टीथ वगैरह हैं वो टूट कर गिर सकते हैं। सो ये सारे सिम्टम्स होते हैं स्कर्वी के। अब इन्होंने जो स्कॉटिश डॉक्टर थे जेम्स, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने स्कर्वी जो एक डिज़ीज़ है उसका इलाज निकाला था और उन्होंने उसका इलाज निकाला था लेमन जूस से। क्यों? क्योंकि लेमन जूस में विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए स्कर्वी का इलाज उन्होंने निकाला लेमन जूस के ज़रिए। सो हेलो, well, science has made a new discovery since my time. I will tell you about bacteria and genetically modified food. ये जो पूरी लाइन मैंने आपको पढ़ के बताई, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जिस वक्त मेरा टाइम था उन्होंने उस वक्त साइंस ने बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज़ की थी, नई नई ईजाद की थी। तो उन्होंने बहुत सारे बैक्टीरियाज और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के बारे में बताया और बहुत सारे जो डिजीज़ वगैरह हैं उनका इलाज भी किससे निकाला? फूड के थ्रू निकाला। Students, our next heading is bacteria and food. I believe you learned about bacteria from Louis Pasteur. See page number 46. He was a very fine scientist. Bacteria live in food and a lot of bacteria are harmless. However, there are some bacteria that live in food that are very harmful. You can get rid of most harmful bacteria by heating food, but if you do not heat the food enough or leave it to cool down, the bacteria will hang around. I want to warn you about two types of bacteria that causes food poisoning: E. coli and Salmonella. So students, इस पैराग्राफ में साइंटिस्ट हमें बता रहे हैं कि जैसा कि आपने पहले भी बहुत सारे बैक्टीरियाज के बारे में सुना होगा। सो जो साइंस है उन साइंटिस्ट ने बहुत सारे ऐसी बैक्टीरिया के बारे में हमें बताया है कि जिससे बहुत ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं और वो बैक्टीरिया जो कि पाए जाते हैं खाने में। सो बहुत सारे बैक्टीरिया जो खाने में पाए जाते हैं वो हार्मफुल नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया, बैक्टीरिया लिव इन फूड, अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया आर हार्मलेस, यानी कि जो बैक्टीरिया खाने में बहुत सारे बैक्टीरिया खाने में होते हैं, लेकिन जो हार्मलेस वो बैक्टीरिया जो खाने में मौजूद है और आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा रहे, यानी वो बैक्टीरिया हैं भी खाने में लेकिन आपको किसी किस्म की कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं करेंगे, वो सारे बैक्टीरिया हार्मलेस हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो खाने में होते हैं और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। अब जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उससे हम किस तरह बच सकते हैं? उससे बचने का तरीका ये है कि हम लोग जो अपना खाना है वो क्या करें, अच्छी तरह उसको हीटअप करें, यानी खाने को हम अच्छी तरह पकाएं, अच्छी तरह गर्म करें। सो स्टूडेंट्स, जब हम लोग खाना बहुत अच्छी तरह पकाते हैं, उसे कच्चा नहीं रहने देते, अच्छी तरह हीटअप कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, बैक्टीरिया जो है मर जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग अपने खाने को अच्छी तरह ना पकाएं, अच्छी तरह गर्म ना करें, या फिर अगर रखा हुआ कोई खाना बना के रख दिया है उसको दोबारा हम हीटअप करके गर्म करके ना खाएँ और खाना अपना क्या कहते हैं बनाकर उसके बाद ठंडा छोड़ दें और फिर ठंडा खाना हम लोग खाएं, तो उससे जो बैक्टीरिया हैं वो उसमें मरते नहीं हैं बल्कि उसमें रहते हैं और बहुत सारी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर जेम्स, उन्होंने 2 बैक्टीरिया के बारे में बताया जो कि हमें जिनकी वजह से जिनके फूड में होने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। वो कौन कौन से थी? ई कॉली एंड सैल्मोनेला। Friends, our first bacteria is E. coli. E. coli is commonly found in the environment and in the intestine of many animals, including humans. It causes food poisoning when food items such as meat or eggs are not cooked enough to kill the E. coli, or when vegetables are not properly washed before being eaten. It is a type of bacteria that normally lives in your intestine. It also found in the gut of some animals. Most types of E. coli are harmless and even help keep your digestive tract healthy. But some strains can cause diarrhea if you eat contaminated food or drink contaminated water. While many of us associate E. coli with food poisoning, you can also get pneumonia and urinary tract infection from different types of the bacteria. In fact, 75 to 95 of the urinary tract infections are caused by E. coli. E. coli is a normal resident of the bowel, which is how it makes its way to the urinary tract. So स्टूडेंट, जो ई कॉली बैक्टीरिया है वो मोस्टली इन्वायरमेंट में कहाँ पाया जाता है? एक वाली बात यह है कि फाउंड इन द इन्वायरमेंट एंड इन द इंटेस्टाइन्स ऑफ मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, यानी कि इन्वायरमेंट में पाया जाता है और इसके अलावा बहुत सारी
बहुत सारे एनिमल्स इवन के जो ह्यूमंस हैं उनके भी इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अब अगर बात की जाए कि इंटेस्टाइन में तो सही है, इंटेस्टाइन में वो है तो फिर हमें क्यों बीमारी नहीं हो रही, क्योंकि वो हमारे इंटेस्टाइन में तो पाया ही जाता है। सो स्टूडेंट्स, होता ये है कि ई कॉली जो है उनके बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं। स्ट्रेन मतलब डिफरेंट उनकी कैटेगरीज़ हैं या फिर टाइप्स हैं। हर ई कॉली हार्मलेस नहीं होगा। सो जो हमारे इंटेस्टाइन वगैरह में या जो एनिमल्स के इंटेस्टाइन में जो ई कॉली पाया जाता है, ई कॉली बैक्टीरिया पाया जाता है, वो क्या रखता है, वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को हेल्दी रखता है। यानी जो इंटेस्टाइन में जो हमारी बहुत ज़्यादा डाइजेशन वगैरह हो रही होती है उसमें भी वो बहुत ज़्यादा हमें हेल्प कर रहा होता है। तो इसीलिए ये सारे बैक्टीरियाज़ के डिफरेंट स्ट्रेन हैं। तो हर ई कॉली जो है वो हार्मफुल नहीं होगा हमारे लिए। तो इंटेस्टाइन वाला जो है ई कॉली है, जो बैक्टीरिया है, वो हमारे लिए हेल्पफुल है क्योंकि वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को और अदर एनिमल्स के डाइजेस्टिव ट्रैक को हेल्दी रखता है। अब बात की जाए वो बैक्टीरिया जो कि एनवायरनमेंट में पाया जाता है। अब एनवायरनमेंट से हम वो कैसे ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे वेजिटेबल्स वगैरह में हो सकता है, वो बहुत सारे कुकिंग आइटम्स वगैरह जो हैं, या जो हम बाहर से खाना वगैरह ले रहे हैं उसमें हो सकता है, या फिर अगर हम लोग कभी कोई किसी गंदी जगह से खाना खा लेते हैं जहाँ सफाई का ख्याल नहीं किया जाता, या फिर हम कोई गंदा पानी पी लेते हैं जो कि बॉयल ना हो, तो उन सारे पानी से भी क्या हो सकता, उस पानी और खाने से भी क्या हो सकता है, हमें जो है फूड पॉइजनिंग हो सकती है। और इसके अलावा एक बात ये मैंने आपको अभी बताई, जिसका मैं आपको ट्रांसलेट उर्दू में भी कर देती हूँ, कि हम लोग एसोसिएट करते हैं कि जो ई कॉली बैक्टीरिया है वो हमें फूड पॉइजनिंग हो सकता है, नहीं, लेकिन हमें ई कॉली अगर हमारे खाने से या किसी भी गंदे पानी से, गंदे खाने की वजह से हमें हमारे जिस्म में चला जाता है, हमारी बॉडी में पाया जाता है, तो वो हमें डायरिया कॉज कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ई कॉली जो बैक्टीरिया होते हैं वो नमूनिया भी कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि यूरिन में जो इन्फेक्शन बहुत सारे पाए जाते हैं, वो भी ई कॉली की वजह से हो सकते हैं। क्योंकि जो हम लोग पानी वगैरह पी रहे होते हैं तो पानी हमारा एक्सक्रीट आउट होता है यूरिन के ज़रिए। सो जो हमारे यूरिन ट्रैक में जो यूरिन बन के जो आ रहा है, सारा यूरिनरी ट्रैक में जो यूरिन आ रहा है उसमें अगर इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है ई कॉली बैक्टीरिया की वजह से। इट कॉजेज फूड पॉइजनिंग व्हेन फूड आइटम्स सच एज मीट और एग्स आर नॉट कुक इनफ टू किल द ई कॉली और व्हेन वेजिटेबल्स आर नॉट प्रॉपर्ली वॉश बिफोर ईटिंग। सो स्टूडेंट्स, होता बेसिकली क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे रेजिस्ट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर ज़िंदा नहीं रह सकते। तो हीटअप, जब कभी भी हम अपना फूड हीटअप करते हैं या फिर उसे अच्छी तरह हीट में पकाते हैं, तो हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर में, गरमाई में मर जाते हैं। तो इसीलिए जो एग वगैरह है, अगर एग मीट हम लोग प्रॉपर्ली कुक ना करें, प्रॉपर्ली उसको हीटअप ना करें, या फिर हम लोग खाना बनाकर ठंडा छोड़ दें और उसको ठंडा ही खा लें, तो भी वो हमें इस तरह के बैक्टीरिया बहुत सारे डिजीज़ कॉज कर सकते हैं और फूड पॉइजनिंग हो सकती है। और दूसरी बात ये है, क्योंकि एनवायरनमेंट में भी तो ये बैक्टीरिया है, तो जो हम बाहर से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह ला रहे हैं उसमें भी ये बैक्टीरिया हो सकता है। तो अगर हम वो वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह जो है अच्छी तरह से वॉश कर नहीं खाएंगे, तो भी हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बाहर का गंदा कोई खाना किसी जगह बन रहा है वो खा लें, या फिर किसी जगह का खुला पानी पी लें, गंदा पानी पी लें, बॉयल वाटर ना पिएं, तो भी हमें ई कॉली बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकता है। क्योंकि अगर हम लोग पानी को भी अच्छी तरह बॉयल करके यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग अच्छी किसी फ़िल्टर वगैरह का पानी यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो फ़िल्टर्ड हो जाता है, तो उसमें सारे बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह अब नहीं रहते। या फिर हम लोग उसको बॉयल कर लेते हैं, तो बॉयल करने से क्या होता है, उसको पानी को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है। जब उस पानी को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है तो ऑटोमेटिकली जो हमारा बैक्टीरिया है वो मर जाता है, और अब वो किसी किस्म की बीमारी हमें कॉज नहीं कर सकता। तो इस तरह से हम लोग बैक्टीरिया से बच सकते हैं कि अगर हम अपने खाने पीने को अच्छी तरह हीटअप कर लेंगे। So students, our next heading is Salmonella. Salmonella is a bacterium responsible for the largest number of food poisoning cases. It lives in the intestines of animals including humans and causes food poisoning when meat is not cooked enough. Undercooked poultry is one of the main causes of the Salmonella poisoning. So it is a common bacterial disease that affect the intestinal tract. Salmonella bacteria typically live in animal-human intestine and shed through the feces. Humans become infected most frequently through contaminated water or food.
So students, you can get salmonella infection from a variety of foods including chicken, turkey, beef, pork, eggs, fruit, sprout and other vegetable, and even processed foods such as nuts, butter, frozen pot peas, chicken nuggets and stuffed chicken. So स्टूडेंट्स, होता क्या है कि सैल्मोनेला बैक्टीरियम जो है वो क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबल है लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड पॉइजनिंग केसेस के लिए। यानी कि जितने भी फूड पॉइजनिंग के केसेस पाए जाते हैं, ज़्यादातर जो उसकी कॉज होती है वो बैक्टीरिया होता है। कौन सा? सैल्मोनेला। इट लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स एंड कॉजेज फूड पॉइजनिंग व्हेन मीट इज़ नॉट कुक्ड इनफ। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि सैल्मोनेला बैक्टीरिया पाया जाता है ह्यूमंस एंड एनिमल्स की इंटेस्टाइन में हमेशा ये मौजूद होता है, लेकिन ये एक्टिव नहीं होता। एक्टिव ये बैक्टीरिया जब होगा जब कभी भी आप ऐसा खाना खा लेंगे जो कि कॉन्टेमिनेटेड होगा, यानी कि गंदा होगा, गलीज़ होगा, या फिर ऐसा खाना जो कि आप खाना खाएं और वो अच्छी तरह प्रॉपर्ली कुक ना हो, प्रॉपर्ली हीटअप ना हो, यानी कि मीट वगैरह जब आप खाएं वो क्या हो, प्रॉपर्ली कुक ना हो। इसके अलावा सैल्मोनेला जो है वो और भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ फूड्स में पाया जाता है, जैसे कि चिकन हो गया, पोर्क हो गया, एग हो गए, फ्रूट्स हो गए, स्प्राउट, वेजिटेबल्स एंड इवन प्रोसेस्ड फूड मीन्स नट बटर, फ्रोज़न पॉट पाइस, चिकन नगेट्स और सारे जो फ्रोज़न आइटम्स वगैरह होते हैं, यानी जो कि हम प्रोसेस फूड जिनको कहते हैं, जिनको हम बनाकर रख लेते हैं और फिर उसके बाद में हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं दोबारा गर्म करके या फिर फ्राई करके, जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग नगेट्स खा रहे होते हैं। सारी चीज़ों में भी सैल्मोनेला पाया जा सकता है। बहुत सारे वेजिटेबल्स, बैक्टीरिया में भी जिस तरह ई कॉली पाया जा सकता है, वैसे सैल्मोनेला भी पाया जा सकता है। ये एक्टिव होगा जब कभी भी हमारे फूड वगैरह जो है वो जो पोल्ट्री आइटम्स हैं वो क्या हो, सही तरह से कुक ना हो। फूड पॉइजनिंग के अलावा सैल्मोनेला कैन ऑल्सो कॉज typhoid fever. It can spread to other parts of the body. Symptoms of a salmonella infection usually include diarrhea, fever, abdominal cramps, chills, headache, nausea और vomiting. So students, सैल्मोनेला जब कभी भी इस बैक्टीरिया की वजह से जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एक्टिव हो जाएगा किसी भी कॉन्टेमिनेटेड फूड की वजह से या फिर अनकुक फूड की वजह से, अनहीटेड फूड की वजह से, तो ये हमारा बैक्टीरिया जो है एक्टिव हो जाएगा। और कौन कौन से इन्फेक्शन की वजह से क्या क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है, फीवर यानी बुखार हो सकता है, एब्डोमिनल पेन या एब्डोमिनल क्रैम्प्स मीन पेट में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो सकता है, चिल्स यानी कि आपको बैठे बैठे बहुत आपका टेम्परेचर लो हो जाएगा, आपको ठंड लगने लगेगी। इसके अलावा फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। सो ये सारे हमारे पास सैल्मोनेला इन्फेक्शन है जो कि ये सब सारी चीज़ें जो हैं इनकी वजह से हमें हो सकती हैं। ट्रीटमेंट में नॉट बी नीडेड अनलेस डिहाइड्रेशन हैपन और इन्फेक्शन डजंट गेट बेटर। यानी कि ट्रीटमेंट की हमें जब नीड हो सकती है जब कभी हमारा ये जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाए और बॉडी में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए। क्यों? क्योंकि फूड पॉइजनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही होती हैं या फिर डायरिया की वजह से हमारी जो बॉडी है उसमें पानी जो है वो बहुत ज़्यादा, वाटर कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। वॉमिटिंग की वजह से भी, डायरिया की वजह से भी, तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो सकती है। डिहाइड्रेशन की वजह से हमें नोज़िया फील हो सकता है, हेडेक फील हो सकता है, चिल्स यानी कि बहुत ज़्यादा हमें ठंड महसूस हो सकती है। तो इन केसेस में हमें फ़ौरन ही डॉक्टर को जाकर दिखाना चाहिए और जल्दी से जल्द ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा कोई सिवियर जो है कंडीशन ना आ जाए और हमें हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े। सो हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा खाना हो वो बहुत अच्छी तरह से पका हुआ हो, कच्चा ना रहे। गोश्त वगैरह जो हम कभी खाते हैं वो कच्चा ना हो, प्रॉपर्ली कुक हो। वेजिटेबल्स वगैरह जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से हमने खाना पकाने से पहले या खाने से पहले फ्रूट्स वगैरह धोए हों। और इसके अलावा जो पोल्ट्री वगैरह जो है यानी कि अंडे हो गए, दूध वगैरह हो गए, ये भी अच्छी तरह हमारे बॉयल हों। अंडे जब हम खाएं तो वो बहुत अच्छी तरह तो बॉयल हों, या फिर जब उसको किसी और फॉर्म में खा रहे हों तो वो बहुत अच्छी तरह पके हुए हों। स्टूडेंट्स, आफ्टर द बैक्टीरिया हैव बीन swallowed, they multiply inside the person's intestine and cause the illness known as food poisoning. It takes about 3 days for the symptom of diarrhea, stomach cramps and fever to develop. So students, जब कभी भी हमारे खाने के ज़रिए या फिर हमारे गंदी या फिर जो अच्छी तरह वॉश ना किए हुए फ्रूट वेजिटेबल्स की वजह से जो हमारा
बैक्टीरिया है वो एक्टिव हो जाता है इंटेस्टाइन में, या फिर कभी अगर खाने से हमारे पेट में चला जाए तो वहाँ वो जाके एक्टिव हो जाता है और हमें सिम्टम्स शो करना शुरू कर देता है। अब सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? फीवर, एब्डोमिनल क्रैम्प, डायरिया एंड स्टमक पेन। सो इन सारे केसेस में बैक्टीरिया हमारे जो एक्टिव हो जाता है वो 3 दिन के अंदर अंदर हो जाता है। जैसे ही अगर हमारे किसी भी फूड आइटम के ज़रिए बैक्टीरिया अंदर चला गया, वो 3 दिन के अंदर अंदर एक्टिव हो जाएगा और सिम्टम्स शो करना शुरू कर देगा। सो स्टूडेंट, जैसे ही आपको कभी भी सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाएं डायरिया के, फीवर के, एब्डोमिनल पेन के, इसी वक्त हमें फ़ौरन मेडिकेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर हमने फ़ौरन से ही मेडिकेशन स्टार्ट ना करी तो बहुत ज़्यादा सिवियर इन्फेक्शन हो सकता है, सिवियर डायरिया हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। इस सूरत में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हमें हो जाएगी और इंसान जो है वो बेहोश भी हो सकता है, यानी कि उसको कॉन्शियस नहीं रहेगा फिर वो, और हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत ही पेश आ सकती है। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया एंड फूड का टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।